अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करने वाले हैं MGT 501 की GTP। तो आपकी GTP आई हुई है, ये बहुत ही इजी GTP आई है, तो उसको जल्द से देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो GTP का क्वेश्चन देखें कि द प्रोसेस ऑफ ओरिएंटिंग न्यू एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन और इन द यूनिट इन विच दे विल वर्किंग इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। आपको सोशलाइजेशन को समझना पड़ेगा कि वो क्या है। इसको भी हम हैंड आउट से देखते हैं। आपने बताना यह है कि आप इससे एग्री करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर आप एग्री करते हैं तो 2 रीज़न लिखें, अगर आप डिसएग्री करते हैं तब भी आप 2 रीज़न लिखें। सबसे पहले तो हम हैंडआउट्स पे चलते हैं, हम देखते हैं कि सोशलाइजेशन है क्या। ठीक है, तो आपका हैंडआउट्स पे लेक्चर नंबर 21 पे सोशलाइजेशन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ से देख लेते हैं कि सोशलाइजेशन में क्या होता है कि जो नए एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी के अंदर आते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब नए एम्प्लॉय आते हैं तो उनको कुछ भी नहीं पता होता। जाहिर सी बात है आपकी कंपनी के बारे में कि आप कंपनी में किस तरह काम करते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से लोग हैं। तो वो थोड़े से परेशान भी होते हैं। उनको एक्सपीरियंस भी इतना, अगर जो जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर किसी और ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो तो थोड़ा बहुत उनको एक्सपीरियंस होता है तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर कोई न्यू बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है और उसको आप ये जॉब अपनी कंपनी के बारे में कुछ नहीं मालूम तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है। तो सोशलाइजेशन में क्या होता है कि हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपनी कंपनी की हर चीज़ उसको बताते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन की जाती हैं और उसको सारा कुछ एक्सप्लेन किया होता है उन्होंने। ठीक है, तो इसका ये पहले भी है आपका सोशलाइजेशन, लेकिन लेक्चर नंबर 21 में डिटेल में डिस्क्राइब है। वैसे तो ये बाकी लेक्चर्स में भी थोड़ा थोड़ा इसका डिस्कशन हुई थी। तो सबसे पहले तो पर्पस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाना ही, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी के रूल्स, इसके जो बेनिफिट्स हैं, कंपनसेशन क्या है, कंपनसेशन मतलब कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, किस किस बात पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और उसके बाद चेंज के साथ कैसे डील करना है। ये सारे सोशलाइजेशन के अंदर सारे ये पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय की जो सिचुएशन होती है वो सारी भी इसको जो है वो जब वो सोशलाइजेशन उसको करवाने के बाद काफ़ी क्लियर हो जाता है, वो काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि वो बहुत ही प्रोडक्टिव बन जाता है क्विकली, क्योंकि आपने उसको सारे रूल्स बता दें, कंपनी की पॉलिसीज़, तो कंपनसेशन और बेनिफिट्स, और फिर टीम की मेंबरशिप है, फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट किस तरह से आपकी कंपनी के अंदर होती है, आप चेंजिंग के साथ किस तरह से डील करते हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जब आप एम्प्लॉय को बता देते हैं तो वो फिर उसके लिए अच्छा बेहतर रहता है। तो अब इसकी जो असाइनमेंट में क्वेश्चन था कि ये बेनिफिशियल है या नहीं, तो इसका आंसर है कि येस, ये बेनिफिशियल है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया कि जब आप उसको सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो वो बेनिफिशियल तो बहुत ज़्यादा होगा उसके लिए। तो इसका आंसर जो है वो ये है कि ये बेनिफिशियल है। अब हमने 2 रीज़न्स लिखने हैं कि ये बेनिफिशियल क्यों है, तो उसके रीज़न हम देख लेते हैं। हम GTP का सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे पहले कि इससे मैं एग्री करती हूँ। आपने सबसे पहले बताना है कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते। तो हम एग्री करते हैं कि ये सोशलाइजेशन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होती है। आपके हैंडआउट्स में जो है वो जितने भी सोशलाइजेशन के टॉपिक्स हैं उन पे सब उसके एडवांटेज ही बताए हुए हैं, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं बताया हुआ। ठीक है, अब इसके रीज़न क्या है। पहला रीज़न तो टीम वर्क का है कि जो सोशलाइजेशन होती है वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके दरमियान में ट्रस्ट को बिल्डअप करती है, तो वो बहुत अच्छा टीम वर्क करने के काबिल हो जाते हैं और दूसरे एम्प्लॉय के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और इफेक्टिव एक दूसरे के साथ काम करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं। क्योंकि शुरू में ही आपने उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया होता है कि ये कंपनी की चीज़ें हैं, ये आपके रूल्स हैं, ये पॉलिसीज़ हैं, ये सब कुछ है। तो उसके बाद टीम वर्क जो है वो बहुत अच्छा करते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड होती है। अगर आप ऐसे इंटरेक्टिव और इंगेज जो है वो कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा वो इंगेज हो जाते हैं, अगर आप ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस रखते हैं जिसमें आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, ओरिएंटेशन रखते हैं, तो वहाँ जो एम्प्लॉय हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं। वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमने डिटेल में लेक्चर्स में पढ़ा था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, आपने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लिखने हैं। तो आपको जो पॉइंट ज़्यादा बेहतर लगते हैं आप वही लिखें, और इसके अलावा आप और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद है कि इंगेजमेंट और सर्टिफिकेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ की इंक्रीज़ होती है अगर जब सोशलाइजेशन होती है, जैसे टीम बिल्डिंग है, एक्सरसाइज है। तो जब एम्प्लॉय जो है वो एक दूसरे के साथ अपने कॉलीग के साथ बहुत जो है वो अच्छा फील करते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं एक तरह से। तो इस तरह से आपकी जो कंपनी है उसकी तरफ वो लॉयल्टी दिखाते हैं और प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं। उसके बाद है नॉलेज शेयरिंग विद लर्निंग। इसके अलावा वो अपना नॉलेज भी शेयर करने के काबिल हो जाते हैं जब उनको पता होता है कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये लोग हैं, अच्छा ये वाले ये लोग हैं। आप उनको सारे डिपार्टमेंट से भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि ये हमारे पास इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, ये वाले हमारे पास इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि उनको पता होता है कि ये जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, और वो सारा फिर उनके लिए अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना आसान हो जाता है। उसके बाद आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉजिटिव कल्चर दिखाते हैं, तो वो भी एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जब एम्प्लॉयज़ के पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो वो अच्छा सा रिलेशनशिप डेवलप कर लेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ।
उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को इन्हेंस करता है। सोशलाइजेशन जो है वो इनकरेज करता है तमाम लोगों को कि वो अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा इन्हेंस करें, ठीक है। जब आप उनको सब जो बैकग्राउंड और डिपार्टमेंट और हर चीज़ आप जब बता देते हैं अपनी कंपनी का ये बैकग्राउंड था, तो उनको पता लग जाता है कि इस कंपनी में क्रिएटिविटी देखी जाएगी या नहीं। कुछ कंपनीज होती हैं उनके अंदर नहीं होता, ऐसा कुछ स्ट्रिक्टनेस होती है। तो जब आप शुरू में ही उनको इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, आप कोई से भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं और ये एग्री हम करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन पीछे भी आपके कुछ लेक्चर्स में है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर हम सोशलाइजेशन को सर्च करें तो यहाँ पर भी देखें सोशलाइजेशन को थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि द प्रोसेस ऑफ ओरिएंटिंग न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द विनर, जिसमें वो काम कर रहे हैं उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ था और लेक्चर नंबर 20 में भी है ये थोड़ा सा, और लेक्चर नंबर 21 पे जो है वो इसको डिटेल में जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पर देखें यहाँ पर आपको दोबारा सोशलाइजेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। इनके हैंडआउट्स पे काफ़ी जगह सोशलाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया है और सबको अच्छे वे में एक्सप्लेन किया गया है। इनके उसके एडवांटेज ही बताए हुए हैं, कहीं पर डिसएडवांटेज नहीं है, तो डिसएग्री तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसका आंसर, ठीक है। तो एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो न्यू एम्प्लॉयज़ को एक बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता है आपकी जॉब के बारे में, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाएँ उस जॉब को करने के लिए, ठीक है। और इसको जो है ओरिएंटेशन करने वाले कौन से लोग होते हैं, वो HR स्पेशलिस्ट होते हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओरिएंटेशन करते हैं। इसके अलावा कौन सी चीज़ों से ओरिएंटेशन करते हैं, जैसे वेलकम पार्टी होती है, वेलकम पार्टी दे देते हैं, उसमें जो है वो उनको सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है, उन्होंने जॉब रोटेशन कर लेते हैं, या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग, और काफ़ी सारी इसकी मोर एग्जाम्पल्स हैं। तो यानी कि आपके हैंडआउट्स पे सोशलाइजेशन को काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये पेज नंबर 90 है, पेज नंबर 90 पर भी सोशलाइजेशन एक्सप्लेन है, और लेक्चर नंबर 21 में सोशलाइजेशन को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि इसका पर्पस क्या है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय की सिचुएशन को देखना, कंपनी की पॉलिसीज़ और रूल्स को बताना, कंपनसेशन और बेनिफिट्स क्या हैं कंपनी के, उसके बाद कंपनी किस कल्चर को फॉलो कर रही है, टीम वर्क किस तरह से हो रहा है, टीम मेंबरशिप किस तरह से उन्हें करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय डेवलपमेंट है कि एम्प्लॉय किस तरह से डेवलप करेंगे, क्या क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन सी ट्रेनिंग होंगी, क्या क्या होगा, वो सारा कुछ उनको शुरू में बता दिया जाता है कि हम अगर कोई वीकली मीटिंग रखेंगे तो वो भी ऐसे उनको बता दिया जाता है कि वीकली मीटिंग होगी या फिर ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा अगर चेंज आ जाती है तो उससे कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद इनकी स्टेजेस हैं, तो ये लेक्चर भी आप जो है लेक्चर नंबर 21 भी आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप GDP सॉल्व करें तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो बस आपने बताना है कि आप एग्री करते हैं, और उसके बाद आपने 2 सॉलिड रीज़न लिखने हैं। यहाँ पर मैंने आपको 6 रीज़न बताएं, आपने सिर्फ 2 ही सॉलिड रीज़न लिखने हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कि ये मुझे लिखने चाहिए, तो वो आपने लिखने हैं। उसके बाद आपने साइज़ 12 रखना है, टाइम्स न्यू रोमन्स रखना है, और उसके बाद इसको कॉपी करके आपने GDP में पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम नए किसी और सोल्यूशन में। थैंक यू सो मच।